हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है लेक्चर 3 एंड चैप्टर 3 है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मैं NCERT पॉलिटिकल साइंस जो 6th क्लास की NCERT है, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 चैप्टर्स का जो है इन डिटेल डिस्कशन हमने किया। आज चैप्टर नंबर 3 है जिसका टाइटल है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा प्रीवियस 2 लेक्चर्स से कि जो हम इंडियन पॉलिटी आगे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका बेस कंप्लीट होता है, जब आप NCERT से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें याद रहती है और बहुत आसानी होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले जो मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं वो मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, पॉलिटी NCERT पॉलिटी। ठीक है, वो देखें। क्लास 6th का मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाया है, आपको इसी यूट्यूब पे चैनल पे मिलेगा। और बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। तो जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 NCERT क्लास 6th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, उससे हमने किया है। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट आज हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू सम लॉज। ठीक है, हर एक कंट्री को आज कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया में जो सिस्टम चलता है वही चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हर एक कंट्री को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम UK की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, वहाँ पे एक तरह की गवर्नमेंट है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे दूसरी तरह की गवर्नमेंट है। अगर हम अरब की बात करेंगे, वहाँ पे तीसरी तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है, चाइना की बात करेंगे, वहाँ पे एक और तरीके का गवर्नमेंट है। लेकिन कुछ जो लॉज है, देखो रूल्स हर जगह होते हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, जो तालिबान रूल के अंडर है, वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं। अगर हम चाइना की बात करेंगे, जो कि कम्युनिस्ट टाइप है, वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन, और इंडिया में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कायम रखने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यही यहाँ पे लिख के है। उसके बाद द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स एंड डज अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल। तो लोगों की ज़िंदगी के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है और डिफरेंट चीज़ें करता है ये लोगों के लिए। ठीक है, और डिफरेंट नंबर ऑफ चीज़ें भी करता है लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लॉ एनफोर्समेंट की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोग ऐसे ही मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लोग मारेंगे एक दूसरे को, या लड़ाइयाँ हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, या डिस्क्रिमिनेशन जैसे औरतों के साथ भेदभाव होता है उसको भी रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ही, या गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है, नीड फॉर अ गवर्नमेंट, हम ये समझेंगे। द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। जो मैंने अभी बोला कि चाहे सिचुएशन जो है हाथ से ना निकल जाए, यहाँ पे कानून लागू रहे, लॉ एंड ऑर्डर रहे कंट्री में, उसके लिए भी गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट मेक्स प्रोविजन फॉर सर्विसेज लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, रेलवेज, हेल्थ, सैनिटेशन। तो बाकी जो काम होती है, जैसे रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट हमें चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही होगी वो प्रपोजल करेगी प्लान को। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होती है ना चीज़ों की। आगे जाके आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, शेड्यूल्स पढ़ोगे, आप लॉज पढ़ोगे, अमेंडमेंट्स पढ़ोगे, एक्ट्स पढ़ोगे, वो आपको तब समझ आ जाएंगी जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको बिजली चाहिए तो वो अगर प्राइवेट भी बिजली मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट के ही रूल्स के तहत मिलेगी। अगर आपको शिप के लिए वाटरवेज बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, सैनिटेशन, सफाई कर्मचारी, या हेल्थ, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स चाहिए, हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट इवन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इवन अगर और कोई कंट्री आपको एक्सटर्नली आप पे जो है फोर्स लगाए, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन हम बोलेंगे, जैसे चाइना ने इंडिया पे वार किया था, उसको भी हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलेंगे। बॉर्डर एरियाज में कुछ होता है तो उस टाइम भी आपको गवर्नमेंट ही बचाती है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट। ठीक है, हर एक कंट्री के लिए। अब आती है बात लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कितनी लेवल्स पे गवर्नमेंट होते हैं कंट्रीज़ में। गवर्नमेंट इन एनी कंट्री फंक्शंस एट सेवरल लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अगर हम बात करेंगे, मेन 3 लेवल्स होती है। एक तो सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है। ये मैक्सिमम होती है, किसी जगह इससे भी ज़्यादा लेवल्स होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर आम तौर पर 3 लेवल्स दिखती हैं।
जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट लेवल पे है, ठीक है। और उसके बाद लोकल लेवल पे क्या होता है, पंचायती राज म्युनिसिपलिटीज होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट पे होती है, फिर स्टेट्स में अलग से जो गवर्नमेंट होगी वो, या यूनियन टेरिटरीज में अलग से जहाँ पे असेंबली होती है वहाँ पे गवर्नमेंट होती है। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपलिटी सिस्टम। तो 3 लेवल्स इंडिया में भी पाए जाते हैं, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर नेशन, स्टेट आफ्टर द प्रोविंस एंड लोकल लुक्स आफ्टर द विलेज एंड टाउन्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो क्या काम करता है, वो यूजुअली आपने देखा होगा 3 लिस्ट से हमारे बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो यूनियन लिस्ट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर उन चीज़ों पे काम करता है। उस यूनियन लिस्ट में क्या है, उसमें एमरजेंसी प्रोविजन रखे गए जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है, या बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस रखनी है, हमें जो है डिफेंस के लिए कौन कौन से हथियार खरीदने हैं, ऑयल कहाँ से लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिक्योरिटी पर्सनल कहाँ से जाएंगे, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है एक नेशन को मेंटेन रखने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है उन चीज़ों पे, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेट लेवल पे वो जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं हमारी स्टेट में जो पॉपुलेशन है उनको क्या क्या ज़रूरियात है, उनको हमारे पास फंड्स कितने हैं, स्टेट में के टैक्सेस कितने हैं, और हमें उन पैसों से स्टेट में क्या क्या काम करने हैं। और जो लोकल लेवल है वहाँ पे पंचायती राज देखते हैं कि सड़कें कोचे अंदर से बनाना, सिंपल डिस्पेंसरीज को चलाना, प्राइमरी स्कूल्स को चलाना, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम लोकल लेवल पे होता है। तो ये सारा कुछ रिपीट हो जाएगा, लेकिन आप बेसिक समझो कि 3 लेवल्स पे इंडिया में गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल का सोचते हैं, नेशनल इंटरेस्ट का सोचते हैं, स्टेट लेवल स्टेट के लोगों के बारे में सोचते हैं, और लोकल लेवल पे छोटे छोटे काम होते हैं जैसे डिस्पेंसरीज का है, प्राइमरी स्कूल्स का है, रोड्स का है, टेप वाटर का है, सीवेज का काम होता है, वो होता है, ठीक है। लॉज एंड द गवर्नमेंट में क्या आता है, लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री पीपल हैव टू अवॉइड बाय इट। तो गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज बनाती है। कैसे, देखो जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी बीजेपी की पार्टी चल रही है गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकसभा में इलेक्शन जीता और उनके ही मेंबर्स अभी पार्लियामेंट में ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और जब पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होती है वही लॉ बनता है, और वही बिल पास होगी जो रूलिंग पार्टी है जो वो चाहेगी, और जब वो पास होती है तभी एक कानून बनता है। और कानून जो बनता है हमारे पार्लियामेंट में बनता है वो पूरी मुल्क पे, पूरे कौम पे लागू होता है, और हर एक सिटीजन को मानना होता है, वो हर एक को अबाइड बाय करना होता है उसको, ठीक है। सिटीजन्स हैव टू अबाइड बाय इट, तो हमें मानना होता है, उस कानून को मानना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट इवन हैज़ द पावर टू एनफोर्स दिस लॉज। और एक तो लॉ बनाना, जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनता है, गवर्नमेंट के ही लोग वहाँ पे होते हैं, मिनिस्टर्स जो पास करते हैं बिल को। उसके बाद गवर्नमेंट एनफोर्स कराते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो डीसीज को ऑर्डर मिलता है, डीसीज बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, फिर डीसीज देखते हैं या लोकल जो है सरपंच देखते हैं या BDOs देखते हैं कि ये एनफोर्स हुए हैं लॉज। ये सिर्फ आप देखो हमारे कंट्री में कितने सारे लॉज हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन हमेशा ठीक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक लॉज होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। कोर्ट्स हैव द पावर टू गिव जस्टिस टू द एग्रीविड पार्टी। हमारे पास कोर्ट सिस्टम भी रखा गया है। क्या रखा गया? कोर्ट सिस्टम। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर किसी को लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, अपने राइट्स को पाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इंडिया में उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो बॉडी, गवर्नमेंट का वो वाला ऑर्गन जो लॉ बनाएगी। इसका काम होता है लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर हमें लॉ मेकिंग के लिए है हमारे पास ऑर्गन। जैसे पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट्स में असेंबली होती है, उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। वो क्या करते हैं काम? कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग का काम करता है। पहला ऑर्गन वो है लेजिस्लेचर। उसके बाद दूसरा ऑर्गन गवर्नमेंट का, दूसरा ऑर्गन जो गवर्नमेंट का होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव।
देखो, जो पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू कौन करता है, उसको एग्जीक्यूटिव करते हैं, मिनिस्टर्स या सिविल सर्वेंट्स। फिर वो बाकी लोगों से भी इनको काम करवाते हैं, जो लॉज होते हैं वो फिर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करवाते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इनका मतलब होता है जो ये कानून बने उनको लागू कराना। उसके बाद आती है जुडिशरी। क्या आती है? जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है ये देखना, जुडिशरी का काम होता है क्या देखना, एक तो ये अगर दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो वो जुडिशरी के पास जाते हैं, केस सॉल्व करते हैं वो, ठीक है। अगर किसी के साथ वायलेशन हुआ हो या कुछ भी हुआ हो वो जुडिशरी के पास। दूसरा ये होता है उनका काम ये देखना, ये जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेचर है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो जुडिशरी उनको रोक सकती है, वो लॉज वैलिड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टी आई पावर में और वो चाहती है कुछ ऐसा लॉ हो आए जो बिल्कुल सही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो अगर उनने वो लॉ बनाया, जुडिशरी उनको क्या बोलेगी कि ये लॉ जो है ये नल एंड वाइड है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो है वो गार्डियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उनका काम है ये देखना कि जो गवर्नमेंट है या लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें कन्फ्लिक्ट है, किसी का फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है, किसी को इक्वलिटी नहीं मिल रही, किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है, या डिफरेंट ही हम आगे चीज़ें देखेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो भी कोर्ट के पास चला जाता है। तो कोर्ट, हमें जुडिशरी अलग से पढ़ना है, उनकी हायरार्की भी पढ़नी है। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट तो होती है हर एक कंट्री में, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। एक किस्म की गवर्नमेंट एक जगह पे होगी, दूसरे किस्म की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री में होगी। ऐसे ही इंडिया में भी डिफरेंट जो है एक पैटर्न है गवर्नमेंट का। The laws are made by government in a manner depending on the type of government in the country। तो ऑब्वियसली जो लॉ बनाएंगे, कानून बनेंगे कंट्री में, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट तालिबान की है, तो ऑब्वियसली वो एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो इस्लामिक टाइप है, तो वो इस्लामिक शरिया के हिसाब से लॉ बनाते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें कि चाइना की, वो कम्युनिस्ट है, वहाँ पे हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल के अंदर रखा है, तो वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगी। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, लोग उनको चुनते हैं, तो वो लोगों के फ़ायदे के लिए ही लॉ बनाते हैं हमेशा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। तो बेसिकली पहले दो किस्में होती हैं गवर्नमेंट की, एक तो होती है डेमोक्रेटिक और दूसरा होता है अथॉरिटेरियन, ठीक है। अच्छा, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल यूके, इंडिया एंड यूएसए। एग्जाम्पल याद रख लेना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोगों को हक दिया जाता है गवर्नमेंट को चूज करने का, जहाँ पे गवर्नमेंट वो बना सकता है जिसको लोग चुनेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास पावर होता है, लोग वोट करते हैं और गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ पे पाई जाती है? जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो लोग टेक पार्ट करते हैं वोटिंग में, जब यहाँ पे स्टेट असेंबली में इलेक्शन होते हैं तो लोग ही वोट डालते हैं। अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को। यूके में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लोग चुनते हैं। उसके बाद आता है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स आर वेयर देयर इज एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। एग्जांपल ऑफ सच टाइप गवर्नमेंट आर सऊदी अरेबिया एंड म्यांमार। तो अभी तो म्यांमार में फिर चेंज भी हुई। तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होता है कि जहाँ पे आपको लोग चुनते नहीं हैं, वहाँ पे एक अथॉरिटी होती है, आप उसको फॉलो करना ही करना है, चाहे उसको वो पसंद है या नहीं है। जैसे सऊदी अरबिया में बादशाह भी होता है, किंग होता है, एक फैमिली से आता है, तो उस फैमिली को एक प्रिविलेज है, कल को उन्हीं का बेटा, उन्हीं का पोता फिर बनता है किंग, और कोई नहीं बन सकता है। तो उसको हम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं। जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट चूज करने का हक नहीं होता है, उसको हम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको आज़ादी नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपको मानना ही पड़ता है। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि 5 साल के बाद मैं इसको वोट नहीं दूंगा तो कोई और गवर्नमेंट आएगी, वहाँ पे आपकी कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो दिस इज़ चैप्टर 3rd। सो दिस वाज चैप्टर 3rd, ये हमने अच्छे से किया। तो इसी के साथ है चैप्टर 4। तो आज चैप्टर 3rd छोटा ही था, चैप्टर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। इसका जो टाइटल है दैट इज़ की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको अभी बताया 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन। अब हम पहले देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो है की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। For
फॉर लॉन्ग पीपल हैव स्ट्रगल्ड फॉर देयर राइट्स। आप सबको पता है इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे बरतानिया का रूल चल रहा था। यहाँ पे जो लोग हैं वो उन्होंने बहुत सफ़र किया, उनको हुकूक नहीं मिल रही थी, वहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं थी। इट इज़ जनरली परसीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ टू गिव राइट्स टू पीपल। तो ये जनरली एक ये माना गया है, कन्वेंशन है कि अगर आपको लोगों को हक देने हैं तो उसके लिए बेहतर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि लोगों को राइट टू वोट होता है और लोग डिसाइड करते हैं क्या हमें नेक्स्ट इलेक्शन में इनको वोट करना है कि नहीं करना है। तो ये बोला जाता है कि जैसे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पहले ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। और क्या हुआ कि यहाँ पे फिर जब आज़ादी मिली तो यहाँ पे जो हमारे फोर फादर्स हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रखना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या मिलता है, लोगों को हक मिलते हैं। Ending of racial discrimination. The continent of South Africa is very close to the Asian subcontinent. For over nearly 6 decades in later part of 20th century, the country was in the news for the practice of apartheid or racial discrimination. देखो यहाँ पे racial discrimination की बात की गई है इस चैप्टर में, उसकी बेस्ट एग्जांपल दी गई है साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखो नई नई बातें आपको मिलेंगी यहाँ पे। साउथ अफ्रीका आप अगर मैप पे देखोगे ये एशिया के बहुत क्लोज है। साउथ अफ्रीका में अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करेंगे, इवन 20th सेंचुरी में भी बहुत सालों तक वहाँ पे क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। मतलब कि जैसे काले लोग हैं उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा था वहाँ पे। उसको हम अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किस रेस से हो। ठीक है, और ब्लैक्स एंड वाइट्स, आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, वो जेल भी जा चुके हैं बहुत बार और वो लड़ रहे थे इस सिस्टम के लिए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन वाज ऑफ ब्लैक्स। द वाइट सेटलर्स हु सेटल्ड हियर परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ रुथलेस ऑपरेशन टुवर्ड्स द ब्लैक मेजॉरिटी। यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में थे, यहाँ पे जो अफ्रीकन्स थे ना वो ज़्यादातर काले थे, लेकिन जो बाहर के आए थे ना यहाँ पे वाइट लोग, वाइट कलर स्किन लोग, वो यहाँ पे क्या करते थे, उन ब्लैक्स पे जुल्म करते थे। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेशन वॉज सो अपरेंट दैट एवरीवन कुड सी इट। और वो छुपे छुपे जुल्म नहीं करते थे, ये इतना जुल्म था कि सबको पता था कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑन द बेस ऑफ स्किन कलर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्लैक्स को लोअर जॉब्स के लिए बोला जाता था, उनको सफाई के लिए लगाया जाता था, उनको इन्फीरियर समझा जाता था, उनको रेस्टोरेंट्स में नहीं आने दिया जाता था। आफ्टर सेवरल डिकेड्स ऑफ एंडलेस स्ट्रगल द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स ब्लैक्स केम टू एन एंड इन 1994 एंड विद नेल्सन मंडेला बीइंग स्वर्न एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट। और 1994 में क्या हुआ, वो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इस सिस्टम के खिलाफ, और उनके लीडर जो थे नेल्सन मंडेला, ये भी आपने नेल्सन मंडेला का अगर फोटो देखा होगा वो भी ब्लैक कलर के ही थे। 1994 में आखिरकार नेल्सन मंडेला जो कि खुद एक ब्लैक स्किन टोन के थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, 1994 में। देखो ये सारे जो फैक्ट्स है ना आपको काम आएंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 1994 में नेल्सन मंडेला को वो स्वॉर्न इन किया गया एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट। पार्टिसिपेशन फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इट इज़ एसेंशियल फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इट इज़ गवर्नेंस। देखो एक डेमोक्रेसी तो हो सकती है किसी भी कंट्री में, लेकिन ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होगी जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसको चलाने में। कैसे? जब लोग का वोटर टर्नआउट और ज़्यादा होगा, जब लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, जब वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा, अगर लोगों को शिकायत है उनको एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि सो दैट कि वो गवर्नमेंट तक बात पहुँचाए। ठीक है, दिस पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। तो पार्टिसिपेशन सबसे बेस्ट क्या रहती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो वैसे हमें दिखती है जब लोग बहुत तादाद में आते हैं वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो राइट टू वोट एक्सेस करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। In India, general elections are held after every 5 years to keep a check on the government. तो इंडिया में हर 5 साल बाद क्या होता है, जनरल इलेक्शन होता है। आप सबको पता है, यहाँ पे आप याद रख लो, हर 5 साल के बाद इंडिया में इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट चुनने के लिए, जब गवर्नमेंट चुनी जाती है तो लोकसभा में वो जाती है, तो लोकसभा में वो 5 साल तक रहते हैं, और 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फिर नया इलेक्शन होता है, फिर से जो जीतेगा वही गवर्नमेंट बनाता है। तो 5 साल के बाद यहाँ पे हमेशा इलेक्शन होता है, और वोट जो डालते हैं लोग वो अपना जो है वोटिंग राइट यूज़ करते हैं।
अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, और क्या तरीके हैं पार्टिसिपेशन के? इन एडिशन टू इलेक्शन देयर आर सेवरल अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, सम सच मेथड्स आर धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। अब और पार्टिसिपेशन कैसे की जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल हमें कोई लॉ पसंद नहीं आया, या कोई कहीं पे कुछ ऐसा हुआ और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? हम धरने पे बैठ सकते हैं, हम स्ट्राइक कर सकते हैं, या सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्ट्राइक पे, पीसफुल स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, सो दैट गवर्नमेंट को हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है, और लोग क्या चाहते हैं, लोगों की आवाज़, या न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल देते हो या सोशल मीडिया का यूज़ करते हो गवर्नमेंट को पीसफुल मैनर में समझाने के लिए। मास मीडिया लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर एजेंसीज आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हाईलाइटिंग पब्लिक इशूज एंड मोल्डिंग द पब्लिक ओपिनियन। जो आजकल टीवी है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, या आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट से हम क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट के सामने रखने में बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग इन मीडियम्स का, और उससे क्या होता है? लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में ज़्यादा दिखता है। जब लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ पे ये हुआ, गवर्नमेंट की एक्शन कहाँ है, ठीक है, तो ये होते हैं कि पार्टिसिपेट कैसे करते हो आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। Need to resolve conflicts, role of government. In any country, problems may result in conflicts and lead to unpleasantness. There may arise a situation when two people or two groups feel that they are not being treated fairly or are being discriminated on grounds of culture, religion, economic background, race or caste. It is the government's responsibility to resolve these conflicts. तो कभी कभी लगता है ना, किसी एरिया को लगा हमें बैकवर्ड रखा गया है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, या दूसरे एरिया को लगेगा कि यहाँ पे रोड्स अच्छे नहीं है, तो वो आवाज़ उठा सकते हैं, या तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलने जाएंगे, या तो वो धरना देंगे, या तो वो टीवी पे आ जाएंगे, या तो प्रोटेस्ट करेंगे और टीवी उनको कवरेज देगा, या तो वो न्यूज़पेपर में लिखवाएंगे आर्टिकल। तो लेकिन वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ। इससे क्या हो जाता है? सारे रीजन्स जो होते हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स है, यहाँ पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ है, केरल देखो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे देखो, वेस्ट बंगाल देखो, राजस्थान, डिफरेंट एरियाज है यहाँ पे। तो हर एक जो रीजन है वो इक्वली डेवलप होना चाहिए। तो उसके लिए वो कैसे हो जाएगा? जब लोग भी बहुत पार्टिसिपेट करेंगे, और जब लोग भी अवेयर रहेंगे, और लोग भी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। तो गवर्नमेंट का ही काम होता है इनको इन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। अगर इनको लगता है कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रिजॉल्व करना। Rivers as a source of conflict. The water flowing between the two states or countries can lead to a conflict. For example, Tamil Nadu, देखो एग्जाम्पल किसकी दी गई है? तमिलनाडु in India would get water only if Karnataka releases it, and this leads to conflict. It has led to the creation of tribunal to see sharing of water in these states. देखो यहाँ पे बात की गई है रिवर वाटर शेयरिंग की। रिवर जब बहता है, जो जहाँ जिस स्टेट से वो आएगा वो स्टेट क्या कर सकती है? डैम्स बना सकती है। तो वहाँ पे रिजर्वायर डैम्स बनाएगी तो पानी जो दूसरी स्टेट में जाता है वो कम हो जाएगा। अब ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो कावेरी का रिवर का पानी आता था, वो बोलते थे कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या बनाया? उसने बनाया ट्राइब्यूनल, ठीक है, सो दैट एक स्पेशल मतलब कोर्ट सिस्टम है, हम आगे पढ़ेंगे, सो दैट कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो सके। तो कावेरी रिवर इशू कहाँ पे चल रहा था? बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। तो कावेरी किसका नाम है? रिवर का नाम। और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे चल रहा था? कर्नाटका और तमिलनाडु के बिटवीन, ठीक है। तो उसके लिए फिर ट्राइब्यूनल बना दिया गया जो डिसाइड करता है इन केसेस पे। Equality and justice. One of the main responsibilities of a democracy is giving impartial justice and equality to all. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है? हर एक को इंसाफ दिलाना और इक्वालिटी, ठीक है। Equality and justice are two different sides of the same coin and are inseparable in democracy. They go hand in hand. तो डेमोक्रेसी में एक तो इक्वालिटी, ठीक है, यकसानियत, और जस्टिस, इंसाफ, ये हमेशा साथ साथ चलता है, ठीक है। आप किसी को ये नहीं बोलोगे मैं हमने इंसाफ किया, यहाँ पे आप जो है इनइक्वालिटी दिखाओगे। तो जस्टिस और इक्वालिटी ये जो है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, ये दो पिलर्स है। Dr. B.R. Ambedkar had waged a long struggle for getting rights to Dalits and untouchables. Laws were made to abolish untouchability. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया, दलित्स या अनटचेबल्स जो है उनको राइट्स दिलाने के लिए, तो उसके लिए लॉज भी बनाए गए, जैसे सिविल राइट्स
एक्ट, अनटचेबिलिटी एक्ट, ठीक है। और आर्टिकल 17, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया इन्हीं के लिए। लाइकवाइज द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू डॉटर्स इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, क्यों लाया गया? सो दैट कि लड़कियों को भी हक मिले अपने बाप की जायदाद में, तो इक्वलिटी के लिए लाया गया ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वलिटी को लाना और जस्टिस। विदाउट जस्टिस इक्वलिटी डेमोक्रेसी वुड रिमेन मीनिंगलेस और डायरेक्शनलेस। देखो, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर यहाँ पे लड़कियों को अपना हक नहीं मिलेगा या यहाँ पे गरीब के साथ जुल्म होगा, तो क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वैलिड है? क्या ये सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही सक्सेसफुल है जहाँ पे इक्वलिटी और जस्टिस होगा। तो इंसाफ और इक्वलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दो पिलर्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये था चैप्टर 4, और आज हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एक साथ पढ़ा कि दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स थे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझ आया और हाउ आर यू फीलिंग दिस अबाउट दिस सीरीज़। एंड अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी पूछना, आप लिख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमने JKS का 2023 का बैच स्टार्ट किया है ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, हमने पहले ही स्टार्ट किया। तो उसकी रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है, कुछ दिन बाद उसकी रजिस्ट्रेशन बंद की जाएगी, क्लासेस कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें हम UPSC ओरिएंटेड फ्रेश लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लेक्चर्स, जिसमें भी पूरा जनरल स्टडीज़ कवर किया जाएगा। उसका फ़ीस सिर्फ 1000 है। अगर आपको रजिस्टर करना है उसके लिए आप WS Academy की ऐप डाउनलोड करो गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो जिस भी बैच में आपको रजिस्टर करना है। VLW का कोर्स भी हमारा चल रहा है, उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कल हम एक और चैप्टर के साथ ये करेंगे NCERT का। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।